हेलो गाइस, वेलकम टू पीसीएस डेली। आज हम देखेंगे 10 अगस्त 2026 का करंट अफेयर। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको डायरेक्ट सर्च करना है तो PCS_डेली करके सर्च करिएगा टेलीग्राम में, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पहला करंट अफेयर। तो पहली न्यूज़ है कि तमिलनाडु टॉप्स इंडियाज डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन। तो तमिलनाडु ने जो है इंडिया की जो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन है उसमें टॉप किया है। मतलब कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डिसीज डोनर जो हैं वो तमिलनाडु के थे। कितने? 266, 266 इन 2025। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तेलंगाना 205, थर्ड नंबर पे है कर्नाटक 198। ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु तमिलनाडु जो है उसने सेकंड नंबर पे आया है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में, जिसमें उसने 2796 जो है 2796 ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ठीक है। और पहले नंबर पे आया दिल्ली, जिसने 4564 ट्रांसप्लांट कंडक्ट किए हैं। ठीक है। और इसके अलावा टोटल 20,138 ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो हैं वो इंडिया में कैरी आउट किए गए अक्रॉस इंडिया इन 2025 में। ठीक है। ये हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड है एक सिंगल साल का, एक सिंगल ईयर का हाईएस्ट जो नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कंडक्ट किए गए हैं वो है 20,138। और हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट सेंटर जो है 172, वो कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। और इंडिया में टोटल कितने ट्रांसप्लांट सेंटर हैं? वो हैं 800। ठीक है। उसमें 172 जो है तमिलनाडु में ही है अकेले। ठीक है। तमिलनाडु ने जो है 135 ट्रांसप्लांट फॉरेन नेशनल पे भी किए, जो फ्रॉम 63 कंट्रीज से जो आए थे। और अकाउंटिंग जिसका कि 9, जो कि टोटल जो ट्रांसप्लांट हुए हैं वो 9% है। जो टोटल ट्रांसप्लांट हुए हैं उसका 9% है ये 135। ठीक है। इंडिया थर्ड रैंक करता है ग्लोबली इन लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन। सबसे पहले पे कौन आता है? यूएस, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया लिविंग ऑर्गन डोनर। ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन में जो यूनियन मिनिस्टर है अनुप्रिया पटेल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उन्होंने लॉन्च किया था जुग जुग जियो अभियान। ठीक है। ये एक ईयर लॉन्ग अभियान है फॉर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है। तो ऑर्गन डोनेशन को के तरफ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है जुग जुग जियो अभियान लॉन्च किया गया अनुप्रिया पटेल द्वारा। ठीक है। उन्होंने एक नोटो मोबाइल ऐप भी लॉन्च की, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। तो हमारी अगली खबर है कि ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ अपार एंड प्रॉपर्टी रिटर्न्स मैंडेटेड। कहाँ पे? तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उसने क्या करा है कि अपार अपार का मतलब है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, और इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स जो है एक ई पार एप्लीकेशन बनाई है, उससे जो है उससे करना मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है उसने इंट्रोड्यूस किया है IPR, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स। ठीक है। ऑन ई पार जो प्लेटफॉर्म है उस पे। अच्छा, आप ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हो रही हैं। ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो उन्हीं की अपार भरी जाती है, तो वो ई पार प्लेटफॉर्म से भरेंगे। और अब उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स जो है वो भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये जो सिस्टम है वो डेवलप किया है NIC ने, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है, वो पहले से ही ई पार प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही थी। ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट खबर इसकी। फिर हम अगली अगली न्यूज़ देखते हैं। तो उड़ीसा टारगेट्स 11 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ठीक है। तो 11 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को टारगेट कर रहा है 2030 तक के लिए उड़ीसा। तो वहाँ के जो डिप्टी CM हैं कनक वर्धन सिंह देव, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी E3 कॉन्फ्रेंस एनर्जाइज एम्पावर ईस्ट 2026। तो इसके जो ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज की गई थी इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में। ठीक है। तो उड़ीसा में अभी पाइपलाइन है 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर जो ग्लोबल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको अट्रैक्ट करना चाह रहा है। ठीक है। उड़ीसा की जो ये स्ट्रेटजी है एनर्जी स्ट्रेटजी, ये प्रधानमंत्री का पूर्वोदय विजन से जो है मैच करती है। ठीक है। फॉर ईस्टर्न, और जो पूर्वोदय विजन है वो ईस्टर्न इंडिया की ग्रोथ के लिए है PM मोदी का विजन। जो पूर्वोदय विजन है जो फरवरी 2026 में
पैरादीप रिफाइनरी में एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने ये इसकी बात को इंट्रोड्यूस किया था, किसको, पूर्वोदय विजन को। ठीक है, तो इसका जो टारगेट, जो उड़ीसा का ये टारगेट रहेगा, तो उसमें फोकस एरिया में रहेंगे स्मार्ट ग्रिड, डिजिटल आउट स्टेशन, डिजिटल सब स्टेशन, AI इनेबल्ड एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, उसके अलावा जो है स्टेट ने हाईलाइट किया है इसके बड़े बड़े पोर्ट्स को, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एज एडवांटेज फॉर ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड एक्सपोर्ट मार्केट, कि यहाँ के पोर्ट से, यहाँ के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाते हुए जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एक्सपोर्ट्स जो हैं, मार्केट्स जो हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टर आउटरीच का मैसेज क्या है उड़ीसा का, तो इनका मैसेज है कि मैन्युफैक्चर इन उड़ीसा, इनोवेट इन उड़ीसा एंड ग्रो विद उड़ीसा, कि यहाँ उड़ीसा में मैन्युफैक्चर करो, यहाँ इनोवेट करो और इसके साथ ग्रोथ करो। ठीक है, तो टारगेट कितना था हमारा, 11 गीगावाट का, 11 गीगावाट का, कब तक के लिए, 2030 तक के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। तो असेंबली सस्पेंड्स मार्शल कम सिक्योरिटी ऑफिसर फर्स्ट टाइम। तो कहाँ की असेंबली की बात हो रही है, तो वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेक्रेटेरिएट की, उसने जो है अपने सिक्योरिटी कम मार्शल कम सिक्योरिटी ऑफिसर, जिनका नाम था देवव्रत मुखर्जी, उनको जो है सस्पेंड कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ है असेंबली की हिस्ट्री में। और ये हुआ क्यों, और उनके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट की गई है। ठीक है, और ऐसा मानते हैं कि वो नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, नेग्लिजेंस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा रहे हैं, और इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट के लिए। ठीक है, तो 18th असेंबली के जो न्यूली इलेक्टेड MLAs थे, उनको उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना था। ठीक है, तो उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, उन्होंने भी अटेंड करना होगा। तो उसमें जो नेग्लिजेंस हुई, उस वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया है, और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट की गई हैं। ये असेंबली की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ। ठीक है, फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। तो हिस्टोरिक मंगल तालाब रीडेवलपमेंट इन टूरिज्म हब, कहाँ की खबर है, ये पटना की। तो ये पटना सिटी का मंगल तालाब है। तो अच्छा, इसमें हिस्टोरिक क्या है, हिस्टोरिक इसमें ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ सिखों के जो गुरु थे, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, वो जब छोटे थे तो बचपन में मंगल तालाब में ही जो है स्नान किया करते थे। ठीक है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट साइट बनी हुई है। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब जो हैं, वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं, जो डिवोटीज आते हैं, उनके लिए ये मंगल तालाब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिलीजियस टूरिज्म बूस्ट होगा, जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट, और प्रिजर्व होगा एरिया ऑफ हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। कब होगा, जो ये बिहार का जो ये रीडेवलपमेंट प्लान आया है, इन्होंने क्या प्लान किया है कि 21 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसमें 14 करोड़ तो टूरिज्म के लिए एलोकेट होंगे, और 7 करोड़ सिविक एमिनिटीज़ के लिए, और इसको 2026 के अंत तक ये कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा वहाँ पे एक म्यूजिक फाउंटेन और लेजर शो भी किया जाएगा, और फैसिलिटीज है, बोटिंग फैसिलिटीज है, जॉगिंग ट्रैक है, ओपन जिम है, और लैंडस्केप गार्डन भी बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन बीता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर है हमारी कि ICAR ने डेवलप करा एक इंडिजीनियस अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने डेवलप किया एक फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन अगेंस्ट अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ये एक वायरल डिसीज है। ठीक है, अगर पूछा जाता है वायरल है, बैक्टीरियल है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो दूसरी बात है किसको अफेक्ट करता है, तो ये पिग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, डोमेस्टिक हो या जंगली हो या वाइल्ड हो। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसके अलावा जो कॉजेटिव एजेंट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस है इसका, वो एसफार वायरिडी फैमिली जो है उससे आता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई इसकी, जो हमें याद रखनी है। अब होता क्या है कि इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पिग्स से, कंटेमिनेटेड फीड से, पॉर्क प्रोडक्ट, टिक्स एंड फॉर्माइट्स, इन सबसे ही जो है इसका इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या है कि 16 जुलाई 1929 को ICAR का जो है गठन हुआ था एज इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। फिर 1947 में जो है इसको रीनेम किया गया ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। फिर हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है कि इंडिया अचीव 99.92% विलेज बैंकिंग कवरेज। ठीक है, तो अभी तक 30 जून 2026 तक की खबर है ये कि 99.92% इंडिया के जो रहने लायक विलेजेस हैं वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है विद इन 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस।
मतलब हर गांव में नहीं है, लेकिन 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई ना कोई बैंकिंग फैसिलिटी है। ये कवरेज जो है एक्सपेंड किया गया बैंक ब्रांचेस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, इनिशिएटिव जो है क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो बैंक अकाउंट, सेविंग्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, डिजिटल पेमेंट, ये सारी फीचर्स जो हैं ये रूरल एरियाज के लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना ने इनेबल किया मिलियंस ऑफ पीपल को टू ओपन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई, तो 28 अगस्त 2014 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट याद रखना जरूरी नहीं, पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर ही आता था। इंपॉर्टेंट है 28 अगस्त 2014। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इस खबर में इंपॉर्टेंट थी। अगली न्यूज़ देखते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है कि असम कैबिनेट अप्रूव्स 8,970.2 करोड़ फंड फॉर 4 लेन हाईवे। तो ये जो 4 लेन हाईवे है ये बनेगा किस पे, तो NH15 पे बनेगा। NH15 की इंपॉर्टेंस ये है कि जो NH15 है वो वाइटल कॉरिडोर है फॉर बॉर्डर कनेक्टिविटी एंड डिफेंस लॉजिस्टिक्स टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं, तो यूनियन कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया, चेयर्ड बाई नरेंद्र मोदी, कि 4 लेन का हाईवे बनेगा कहाँ से, बैहटा चरियाली टू तेजपुर। ठीक है, बैहटा चरियाली से तेजपुर में ऑन NH15 में। तो प्रोजेक्ट की लेंथ रहेगी 135.87 किलोमीटर। एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी 8,970.2 करोड़ एक्सक्लूडिंग 15.11 किलोमीटर मंगलदोई बाईपास। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा ये जो हाईवे है ये कनेक्ट करेगा गुवाहाटी, मंगलदोई, तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश। ओके, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये ट्रेड, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाएगा अक्रॉस असम एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होंगे, इससे जनरेट होंगे। तो अगली खबर देखते हैं। तो बिहार की खबर है कि बिहार ने साइन किया है एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर पटना क्लस्टर। तो पटना क्लस्टर के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है, तो 514.59 करोड़। ठीक है, अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब एग्रीमेंट में है कौन, तो UDHD, बिल्डको और प्राइवेट कंसेशनरी। ठीक है, अब UDHD जो है वो क्या है, तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके अलावा WILDC, तो बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ओके, और जो ये कॉम्प्लेक्स है ये बनाया जाएगा रामचक बैरिया पटना डिस्ट्रिक्ट में। फैसिलिटी जो है सॉलिड वेस्ट आएगा, जो 13 अर्बन लोकल म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, 13 अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है पटना क्लस्टर की, उनके सॉलिड वेस्ट को ये प्रोसेस करेगा और ये सॉलिड वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगा, जिससे लैंडफिल की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब लैंडफिल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो कट किस में आएगा, ओपन डंपिंग और ग्रीन हाउस गैस इमिशन में। जब कुछ दबाया ही नहीं जाएगा तो इमिशन कहाँ से होगा। ठीक है, जिससे क्लीन एनर्जी भी जनरेट होगी। ठीक है, ये किसके अंडर आता है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन 2.0 के अंडर आता है, जो कि लॉन्च कब किया गया था, 1 अक्टूबर 2021 को, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, फिर हम अगली खबर देखते हैं। तो हमारी अगली खबर है कि भुवनेश्वरी OCP होता है ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ने एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश किया है सस्टेनेबल कोल माइनिंग में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने हाईलाइट किया है कि भुवनेश्वरी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ऑफ महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने एक सस्टेनेबल मॉडल ने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो थलचर कोल फील्ड जो है वहाँ पे लोकेटेड है, और इसकी पीक रेटेड कैपेसिटी है 13 मिलियन टन पर एनम। 30 जो है 30 मिलियन टन पर एनम, ये जो हाईएस्ट जो पीक कैपेसिटी है वो है इसकी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इसने 26.477 मिलियन टन प्रोड्यूस किया, जबकि इसका टारगेट था 25 मिलियन टन का। तो इसने अपने टारगेट से 105.98% ज़्यादा प्रोड्यूस किया। ठीक है, इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 28 मिलियन टन का इसका टारगेट है, और पहले ही क्वार्टर में इसने 7.62 मिलियन टन प्रोड्यूस कर लिया है। इसमें और क्या है, ये 100% ब्लास्ट फ्री सरफेस माइनर टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, और जो CIL है कोल इंडिया लिमिटेड का ऑटोमेटिक ट्रक लोडिंग सिस्टम,
ATLS ऑटोमेटिक ट्रक लोडिंग सिस्टम, जो कि CL कोल इंडिया लिमिटेड का है, उसको यूज़ करता है। और ये एनवायरमेंटल मेजर्स का भी ख्याल रखता है, जैसे कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, डस्ट सेपरेशन एंड एफॉरेस्टेशन। ठीक है, माइन जिनने अब पिछले 5 सालों में लगातार एक भी फर्टिलिटी, मतलब किसी भी पर्सन माइनर, किसी भी इंजीनियर की वहां पे कोई डेथ नहीं हुई है पिछले 5 सालों में। ठीक है, और इसका बिफोर टैक्स प्रॉफिट जो रहा है वो भी 1792.6 करोड़ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, 2025-26 में। ठीक है, तो ये हमारी खबर थी आज, आज के डेट की। अब हम आपसे मिलेंगे कल की खबरों में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। कीप वर्किंग हार्ड गाइज, सी यू टुमारो।